देखो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे ई लेजर्स। ई लेजर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। अब ये क्या है? मतलब जैसे हम जर्नल लेजर बनाते हैं ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसमें हमारे पास तीन तरीके के, जैसे पेटीएम का वॉलेट है, फोन पे का वॉलेट है, इस तरीके से तीन तरीके के वॉलेट्स आते हैं। उन्होंने क्या कहा कि देखो, हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स आएंगे जिसके थ्रू हम पेमेंट्स करेंगे। मतलब मान लो, पहली बात आई कि आपको किसी की पेमेंट करनी है, ठीक है। और पेमेंट कैसे करनी है? आपने टैक्स की पेमेंट करनी है और आपको वहां पे कैश पेमेंट, यानी कि अभी तक आपके पास आईटीसी उतना अवेलेबल नहीं है, आपको पेमेंट करनी है, अपने आप से करनी है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, आप जो भी पैसा डिपॉजिट करोगे वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। किसमें रिफ्लेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। फटाफट से मैसेज लिख के बताओ समझ आया या नहीं है। किसमें हमारा वो रिफ्लेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। अच्छा, उसके बाद बात आई, चलो एक तो अब हम मतलब जो पेमेंट करेंगे वो हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड आया, हमारे पास इतना सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो होता है, तो अब हम उस आईटीसी की पेमेंट कहाँ से करेंगे? तो स्टूडेंट्स, आईटीसी की जो पेमेंट होती है, मतलब जितना भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके थ्रू जो हमें पेमेंट करनी है, तो ये आईटीसी कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा? इस आईटीसी के लिए एक अलग से हमारे पास लेजर आता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जल्दी से लिख लो, क्या नाम होता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या, क्रेडिट वर्ड से आपका बना इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहां से ये लेजर आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। लिखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन आता है, पहला हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सेकंड मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब चलो ये शो हो गया, लेकिन अब वो कहाँ शो होगा? जो हमारी लाइबिलिटी राइज हो रही है, मतलब हमें गवर्नमेंट को इतनी पेमेंट करनी है, ये सब बातें कहाँ पे लिखी जाएंगी? तो स्टूडेंट, उसके लिए वो जिस लेजर में शो होता है, रिफ्लेक्ट होता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। हैव यू गॉट इट? समझ आ गया सबको? ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स आर देयर। सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जिसमें हमारा डिपॉजिट अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है। लिख भी लो इसमें, क्या रिफ्लेक्ट होता है इसमें? जितना अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट अमाउंट जो है इसमें रिफ्लेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या रिफ्लेक्ट होगा? हमारा आईटीसी रिफ्लेक्ट होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि हम अवेल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में हमारी लाइबिलिटीज रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। क्या इसके अलावा और कोई ई लेजर है? नहीं। तो अगर पेपर में उसने पूछा डेट हाउ मेनी काइंड ऑफ ई लेजर्स आर देयर, सो देयर आर बेसिकली थ्री काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, जिसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात आती है कि ये जो है भाई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है, यहाँ अगर हमें पैसा डिपॉजिट करवाना है, सो हाउ मेनी काइंड ऑफ मोड्स आर देयर जिनके थ्रू हम पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं? ऑनलाइन करवा सकते हैं, एनईएफटी करवा सकते हैं, या फिर हम बैंक जाके करवा सकते हैं। मतलब कैसे कैसे हम पैसे डिपॉजिट करवाएं? फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, पहले चालान जनरेट होता है। कैसे चालान जनरेट होता है? ऑनलाइन जनरेशन होगी, ठीक है, मैनुअल तो है ही नहीं। अब बात आई, आपने उस चालान में जितनी पेमेंट लिखी है उसकी पेमेंट कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, तो यानी पेमेंट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करना है। इसके आपकी क्या क्या मोड्स हैं? व्हाट आर द जीएसटी पेमेंट मोड्स जिसके थ्रू हम पैसा डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। लिखने के लिए तैयार हो? चलो, फिर फर्स्ट मोड होता है स्टूडेंट इंटरनेट बैंकिंग। अच्छा, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने इंटरनेट बैंकिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई होंगी क्या, कि भाई 10,000 तक की पेमेंट ही इंटरनेट बैंकिंग से करना, उसके ऊपर की नहीं करना? बताओ, डू यू रियली थिंक दिस? नो, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा नेट बैंकिंग को क्या है, तो वो ये मोटिवेट ही कर रही है, ठीक है। वो तो परसुएट करना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नेट बैंकिंग करें। सेकेंड हमारे पास बात आती है क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स की। यस, यू कैन इवन मेक द पेमेंट ऑफ जीएसटी थ्रू द क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। और आप जो भी पेमेंट करोगे वो पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, किसी ने यूज किया है कभी क्रेडिट या डेबिट कार्ड? हाँ जी, हैव यू एवर यूज्ड इट? बताओ स्टूडेंट्स, करा है क्या यूज?
ओके ग्रेट, ठीक है। तो देखो आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूज करके वहां पे पेमेंट कर सकते हो। अब फिर बात आती है हमारे पास एनईएफटी और आरटीजीएस। एनईएफटी और आरटीजीएस का क्या मतलब है? एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। इसमें क्या है स्टूडेंट, दैट विद अ क्लिक आप वहां पे पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पर उसने कहा कि भाई नहीं, आपको कोई लिमिट नहीं लग रही। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से किस किसने, अब आपने कहा हमने जो है हमने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज किए हुए हैं, वेरी गुड। हैव यू एवर यूज द मेथड ऑफ ओटीसी? मैम ये क्या नया सा नाम सुना है? नहीं, नया नाम नहीं है। मतलब मैं ये कह रही हूँ, कभी पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक के काउंटर पे जाके, ओवर द काउंटर? हाँ जी, कि काउंटर पे जाके उसको कभी रुपए दिए हैं क्या कि हमारा कैश डिपॉजिट कर दो? यस, किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उस मेथड को, अभी तक क्या था भाई, बैंक जाके ना पैसा जमा करना है, बैंक जाके ना मनी डिपॉजिट करनी है, यही सुना था? नहीं, अब उसका एक्चुअल नाम सुन लो। एक्चुअल नाम है ओवर द काउंटर। क्या बोलते हैं उसको? ओवर द काउंटर, ठीक है। तो यस, देयर इज अ मेथड कि अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो भाई जाकर आप ओटीसी, कुछ होते हैं अभी आपकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, दे डोंट यूज ऑनलाइन मेथड्स, सेफ नहीं लग रहा है या जो भी बात है, सो यस, ओवर द काउंटर भी पेमेंट हो सकती है। लेकिन देखो, गवर्नमेंट ना ऑलवेज वांट्स कि हमारी इकॉनमी लेस कैश इकॉनमी बने। कैशलेस तो नहीं बना सकती, बिना कैश के तो नहीं चलेगा, बट लेस कैश बने। तो उन्होंने क्या किया, ओवर द काउंटर वाले पे एक लिमिट लगा दी कि आप अगर ओवर द काउंटर पेमेंट कर रहे हो तो मैक्स एक अमाउंट तक की ही कर सकोगे। हम कितनी कर सकेंगे? तो स्टूडेंट मैक्सिमम ₹10,000 एक चालान पे, एक टैक्स पीरियड के लिए। पहले लिखो एक चालान पे, यानी जब आपने चालान जनरेट किया ना, तो आप उस चालान के ऊपर मैक्सिमम जाके 10,000 रुपए दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। लोगों का दिमाग बड़ा चालाक होता है, उन्होंने कहा चलो ऐसी बात है, एक ही टैक्स पीरियड के, एक ही महीने के या एक ही क्वार्टर के 4 चालान जनरेट कर लेते, 40,000 जमा करवा देंगे। नहीं, पर चालान, पर टैक्स पीरियड, पर चालान, पर टैक्स पीरियड, ठीक है। तो पर चालान पर टैक्स पीरियड वो 10,000 रुपए मैक्सिमम जो है आप ओटीसी के थ्रू करवा सकते हो। इसका मतलब कल को आपका क्लाइंट आएगा, वो आपको कहेगा हमारी जीएसटी की पेमेंट आप करवा देना, हम आपको पैसे दे देंगे। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप ओवर द काउंटर मेथड यूज कर रहे हो तो आप वहां पे मैक्सिमम सिर्फ 10,000 रुपए ही जमा करवा पाओगे, बाकी सब में नो लिमिट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड में नो लिमिट, बट फोर्थ में लिमिट है। लिख भी लो, इसको क्लियरली लिख लो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नो लिमिट, फोर्थ, लिमिट। क्लियर? क्लियर हो गया ये? ठीक है, चलो ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि मैम जब पेमेंट करनी है, आपने बताया था पेमेंट जो होती है ना वो टिपफो की होती है। बात तो बिल्कुल सही है आपने। अब स्टूडेंट्स क्या किया, टिपफो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। टिपफो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो होता है टैक्स पेमेंट और एक है बाकी की इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह सब कुछ। अब इन्होंने क्या किया, इसको ये कहा कि आप एक काम करो। अब देखो, आप कह रहे हो कि हर पेमेंट, चलो भी ना मैं इसको साइमल्टेनियसली लेके चलती हूँ, ठीक है। हर पेमेंट का टिपफो है, हाँ है। तो देखो, मान लो कोई आईजीएसटी की पेमेंट करना जा रहा है, तो स्टूडेंट्स आईजीएसटी में भी तो टिपफो अलग से होता होगा, मतलब आईजीएसटी का टैक्स भी होता होगा। आईजीएसटी पे नहीं करा तो इंटरेस्ट भी बनेगा। आईजीएसटी लेट पे करा, किसी तरीके की पेनल्टी लग गई, लेट फी आ गई, अदर अमाउंट्स आ गए। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हर टैक्स का, हर हेड का, ये जो है हमारे पास है मेजर हेड, हर मेजर हेड के 5 माइनर हेड होते हैं। तो जीएसटी में हमारे पास कितने मेजर हेड्स हैं? तो वी हैव फॉर ईच एंड स्पेसिफिक, यानी आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, यूजीएसटी का, सेस का, सबके मेजर हेड्स हैं। और सब मेजर हेड्स के पास अपने 5 5 माइनर हेड्स हैं। समझ आई बात? समझ आई स्टूडेंट्स बात? अच्छा मैम, वैसे इसका फायदा कहाँ होता होगा, जब स्टूडेंट्स हम चालान जो है चालान जनरेट करते हैं, वी हैव टू राइट डाउन कि हम कौन सी पेमेंट कर रहे हैं, हम मेजर हेड, कौन से मेजर हेड के लिए पेमेंट कर रहे हैं और उस मेजर हेड के कौन से माइनर हेड के लिए पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लिखे यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ पेमेंट। मेजर एंड
माइनर हेड्स ऑफ पेमेंट। मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ पेमेंट, इसको दो कैटेगरीज पे बना लो, ठीक है। अब देखो मैं जो जो मेजर हेड्स लिख रही हूँ ना, इट मीन स्टूडेंट्स की हर मेजर हेड का आगे माइनर हेड है, ठीक है। सो मेजर हेड्स, कितने तरीके के मेजर हेड्स है याद करना है, रेक्टाफिकेशन, अरे उसको तो क्लास में एंट्री नहीं है। तो कौन कौन से हैं? एक हो गया आईजीएसटी, सेकेंड क्या ध्यान में आता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई सीजीएसटी, देन एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, ये भाई बहन ना हमेशा साथ साथ चलते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है सेस। तो चार तरीके के मेजर हेड्स है, चार तरीके के मेजर हेड्स है, और स्टूडेंट इनके हर किसी के पास अपना अपना माइनर हेड है। यस, ईच एंड एवरीवन हैव देयर माइनर हेड्स। कौन सा है? टिप 4, ठीक है। तो टी फॉर टैक्स, आई फॉर इंटरेस्ट, पी फॉर पेनल्टी, एफ फॉर फी एंड ओ फॉर अदर अमाउंट्स। क्लियर? समझ आ गई बात? अच्छा चलो ग्रेट। अब बात आई, देखो इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में ना अगर आप हेड्स के बीच में पेमेंट्स घुमाते हो तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है, ये नहीं होता कि वहां पे रोक देते हैं, बट ये थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो अब इन्होंने आपसे पूछा, एक बात बताओ, क्या इसका क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसे? मैंने आपको आईटीसी चैप्टर में नहीं पढ़ाया, आईजीएसटी जो है वो इनफैक्ट सीजीएसटी की पेमेंट का भी यूटिलाइजेशन कर सकता है एंड ऑल। तो क्या क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल है? यस, क्रॉस यूटिलाइजेशन इज पॉसिबल। लिखिए स्टूडेंट्स, next point is cross utilization of funds, cross utilization of funds across major or minor heads, major or minor heads possible, possible। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सब कुछ तो पता चल गया, कल को क्लाइंट आया ना, मैं तो उसकी रिटर्न फाइल करके उससे पेमेंट करवा दूंगा टैक्स की, या पेमेंट करवा दूंगी, वेरी गुड। बट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें कौन सी डेट को माना जाता है कि हमने पेमेंट कर दी। मतलब देखो स्टूडेंट, वी हैव वन डेट, जिस दिन मान लो हमने चेक प्रेजेंट कर दिया, सेकेंड डेट हमने पेमेंट कर दी। मैम पेमेंट कैसे हुई? मतलब बैंक को पेमेंट रिसीव हो गई। थर्ड आ गया स्टूडेंट कि गवर्नमेंट के अकाउंट पे शो हो रहा है कि पेमेंट हो गई। तो यहाँ बात आती है कौन सी डेट को माना जाएगा दैट वी हैव पेड। अरे गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट कहेगी जिस दिन मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ ना, मैं उस दिन मानूंगा। वैसे नॉर्मली अगर ये ऑनलाइन सिस्टम है तो ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो जाता है, ठीक है। बट अगर ये ऑफलाइन जा रहे हो, ओवर द काउंटर जा रहे हो, तो वहां बात आती है भाई आपने जो डिपॉजिट करा उसको भी, मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत टाइम लगता है, बट यस विद इन 5 to 10 मिनट गवर्नमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देता है बैंक, ठीक है स्टूडेंट्स। बट स्टिल बात आई कि आप डेट कौन सी मानोगे, तो जिस दिन गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, ठीक है। लिखो यहाँ पर डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूज, date of deposit of tax dues, ठीक है। So now the question, important question here is that which date is considered, which date is considered as date of deposit, date of deposit of tax dues, कि हमने टैक्स की पेमेंट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास कितने तरीके की डेट्स आ गई, मैंने बोला पहली बात तो आ गई डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक। द वेरी फर्स्ट डेट वी हैव इज डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक। हमने जाकर बैंक में चेक दिखाया, देखो जी हम चेक लेकर आए हैं, नहीं उस डेट को तो नहीं मानेंगे। तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, नहीं इस डेट को नहीं माना। सेकेंड बात आई कि जिस दिन उनको पेमेंट रिसीव हो गई, यानी बैंक को ही है, गवर्नमेंट को नहीं, बैंक को ही है। लिखो स्टूडेंट, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, नहीं इसको भी नहीं मानना। फिर कौन सी डेट को मानो? जिस दिन गवर्नमेंट के पास पैसा आया। लिखिए स्टूडेंट, डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट, डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट in the account of, in the account of government। नाउ मैम
जब अब हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, आपके माइंड में नहीं आया क्या? मेरे माइंड में तो बड़ा आता था कि मैम एक बात बताओ, हाउ वी विल बी एबल टू नो कि गवर्नमेंट को जो है पैसा रिसीव हो गया। हाँ जी, आता है माइंड में, ये नहीं आता? कैसे पता चलेगा? बार बार कॉल करेंगे। बताइए किसको कॉल करोगे कि अरे भाई आपने गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही गवर्नमेंट को पैसा रिसीव होगा ना, हमारा ये जो दो लेजर है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर, ये डेबिट हो जाएंगे। क्यों? पैसा इनसे निकल गया तो गवर्नमेंट अकाउंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है। बैंक अकाउंट का डेबिट होना इज नॉट अ साइन कि हाँ भाई पेमेंट होगी, वो तो पेमेंट हो गई, गवर्नमेंट को मिला। हमारी डेट ऑफ पेमेंट उस दिन मानी जाएगी जिस दिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर से पैसा जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सो लिखो बाय डेबिट ऑफ, उसमें पैसा डालते हैं तो वो क्रेडिट होता है ना, ये बाय डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर। हाँ, ये डेट जो है इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? जल्दी से मैसेज करो ना मुझे कि समझ भी आई या नहीं आई। ठीक है, चलिए ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फिर देखो हमारे पास ना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सिर्फ एक ही बात पड़ती है जो कि हम बहुत बार रिपीट भी कर चुके हैं आईटीसी चैप्टर में, बट स्टिल यहाँ पे एक बार दोबारा से कर लेते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसने कहा भाई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बातें बहुत कर ली, मेरे बारे में भी बात कर लो। ठीक है, करते हैं। तो आईटीसी का यूटिलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे और कुछ नहीं करना, वही स्टोरी याद कर लेना जो मैंने आपको स्टोरी लिखवाई थी। क्या स्टोरी थी कि आईजीएसटी जो है वो किस किस की पेमेंट करता है स्टूडेंट्स? अगर आईजीएसटी के पास अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसका ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या रहता था? जल्दी बताओ, क्या मानते थे आईजीएसटी को हम? फादर। फिर हम मानते थे किसको? सीजीएसटी को ब्रदर, एसजीएसटी को सिस्टर। याद आ गया सबको? ठीक है, तो उसी के बेसिस पे नाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस पेमेंट। अब देखो क्या करना है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं सुना, सुनो स्टूडेंट्स, एक कहानी बना लेनी है, स्टोरी बना लेनी है। स्टोरी क्या होगी, हम मानेंगे कि आईजीएसटी जो है वो फादर है। ठीक है, अब फादर के पास जो भी है उसका ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या रहेगा? आप मुझे खुद बताना, क्या वो ये सोचेंगे? मैंने कहा आईजीएसटी फादर, सीजीएसटी ब्रदर, एसजीएसटी सिस्टर, तो क्या वो ये सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं ना सन को ज्यादा दूं, डॉटर को कम, डॉटर को ज्यादा सन को कम? नहीं ना, उन्होंने तो कहा देखो मेरा ये आईटीसी है, तुम्हें जैसे यूटिलाइज करना है तुम कर लो, हाँ लेकिन मेरे पास लड़ते हुए मत आना। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या रहेगा? पहली पेमेंट वो खुद की करेंगे। हाँ, ये तो डेफिनेटली, क्यों? पहले खुद की हेल्प करोगे तभी आप औरों की हेल्प कर पाओगे। सेकेंड पेमेंट पे दे सेड कैसे मर्जी करो, बस मेरे पास लड़ते हुए मत आना। यानी स्टूडेंट कैसे भी हो सकती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, किसी भी मैनर में और किसी भी प्रोपोर्शन में, यानी चाहे 50-50 कर लो, चाहे 25-30-25 कर लो, कुछ भी करो, कुछ भी। ठीक है, सो इन एनी प्रोपोर्शन। समझ आ गई ये बात? बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर? अब ध्यान से सुनो, जब भी हम आईजीएसटी की पेमेंट कर रहे हैं तो उन्होंने कहा हाँ लेकिन इतना ध्यान रख लेना कि ये जो आईजीएसटी की पेमेंट है ये आपने मैंडेटरीली पूरी कर दी हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपने उन्हीं की पेमेंट अभी नहीं करी, फिर आता है कि मैम मान लो 10,000 का आईटीसी पड़ा हुआ है आईजीएसटी के पास, ठीक है अभी भी है। हाँ, और हम कह रहे हैं सीजीएसटी एसजीएसटी की पेमेंट्स कहीं और से कर लो। नहीं स्टूडेंट, इसके आईटीसी को एग्जॉस्ट करना, खत्म करना मैंडेटरी पार्ट होता है, ये ध्यान रखना। तो लिख लो यहाँ पर अच्छे से, ITC of IGST to be completely exhausted, to be completely exhausted, to be completely exhausted mandatorily, ये आपको करना ही करना होगा। ठीक है, फिर बात आई सीजीएसटी। अच्छा, मैंने सीजीएसटी के लिए क्या बोला था? सीजीएसटी कौन है? ब्रदर या सिस्टर? ब्रदर है। ब्रदर को याद आ गया क्या? मैंने तुझे कहा था मेरे लिए पानी का गिलास ला दे, तूने ला के नहीं दिया सिस्टर। उसने कहा चल कोई बात नहीं ना, अब आईटीसी चाहिए वो तो दे, कहता नहीं दूंगा। तो पहली हेल्प वो कह रहा है मैं खुद की करूंगा, हर कोई पहली हेल्प खुद की करेगा। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी की हेल्प करेगा, ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प हिज सिस्टर। क्लियर? फिर
SGST की बारी आई, उसने कहा अच्छा याद तो मुझे भी आ गया, मैंने जैसे टीवी का रिमोट मांगा था तूने नहीं दिया। तो अब पहली हेल्प खुद की, दूसरी हेल्प IGST की फादर की, वो भी और हेल्प नहीं करेगी। क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने वाली हूँ। क्या स्टूडेंट, मैम आपने ना पहले IGST लिखा, हाँ, फिर CGST लिखा, हाँ जी, और फिर SGST या UTGST, ये दोनों ट्विंस है, ठीक है, दे आर ट्विंस, तो ऐसे ही चलेगा। अब बात आई कि यहाँ पर अगर मान लो हमें IGST की पेमेंट करनी है या किसी की भी पेमेंट है, पहले IGST ने खुद से ले लिया, फिर CGST से ले लिया, यस, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखोगे कि इसी ऑर्डर में चलेगा, यानी SGST की ITC यूटिलाइज करने से पहले CGST का ITC जो है वो हम पूरी तरीके से उसको वहां पे कट ऑफ कर देंगे, यानी उसको हम पूरा का पूरा यूज ऑफ कर देंगे। ठीक है, समझ आई बात स्टूडेंट्स? जल्दी से बोलो। ठीक है, इसी ऑर्डर में हमने चलना है, ध्यान से मेरी बात सुन लो। पहले IGST का ITC खत्म करेंगे, फिर CGST का ITC खत्म करेंगे, फिर हम SGST या UTGST के पास जाएंगे। ओके, ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर की। आइए स्टूडेंट सब उसको करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर ने कहा भाई मेरे बारे में क्या बात करोगे, मेरी तो लाइबिलिटीज है। हाँ, लाइबिलिटी भी ना बहुत तरीके की होती है। एक होती है करंट टैक्स पीरियड लाइबिलिटी, इस टैक्स पीरियड की लाइबिलिटी। एक होती है प्रीवियस टैक्स पीरियड लाइबिलिटीज। एक होती है स्टूडेंट जो कि डिमांड अराइज हुई, सेक्शन 73, सेक्शन 74, मैंने बताया था कोई मिस स्टेटमेंट कर दी, विलफुल मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड कर दिया, डिमांड अराइज हो गई। डिमांड की जो पेमेंट करनी है, मतलब उसने कहा लाइबिलिटी में से भी, तीनों लाइबिलिटी में से पहले किसकी पेमेंट करोगे। तो देखो स्टूडेंट, अच्छा एक बात बताओ, इनकम टैक्स में पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस होता है या पहले ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन? टेस्ट हो जाएगा आपका छोटा सा भी, जल्दी से मैसेज करो। इनकम टैक्स में सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करते हो या ब्रॉड फॉरवर्ड वाला? बताओ स्टूडेंट्स। करंट ईयर, यस। अब पता है इसने कहा, पहले इसने भी यही सोचा चलो मैं ना करंट ईयर करता हूँ, फिर उसको लगा यार हर कोई कहेगा ये तो ना इनकम टैक्स की चीटिंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले आपको जितने भी प्रीवियस टैक्स पीरियड्स के ड्यूज हैं वो क्लियर करने हैं, उसके बाद आप करंट ईयर पे आओगे। समझी बात? बोलो, समझ आई बात? ठीक है, so इस तरीके से बना लीजिए। पहला आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहली जो पेमेंट होगी वो होगी ऑल ड्यूज विच आर रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड। ठीक है, वो नहीं, चीटिंग नहीं करना चाहता, उसने अपना कुछ हटके दिखाया कि देखो मैं पहले प्रीवियस वालों की कर रहा हूँ। तो ऑल ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड। अब मैम कौन से वाला ड्यू, तो भाई कोई सा भी ड्यू हो सकता है, टिप्पो में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रीवियस टैक्स पीरियड। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, चलो ना, प्रीवियस टैक्स पीरियड का टैक्स का मतलब उसने अभी तक रिटर्न भी फाइल नहीं करी होगी ना, तो सिंपल बात है, जब तक पहली रिटर्न्स फाइल नहीं होती तब तक आप आगे की रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाते। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास ऑल ड्यूज रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड। सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन स्टूडेंट्स, यहाँ लिख दिया कि लाइबिलिटी रजिस्टर से कैसे कैसे वो लाइबिलिटीज खत्म होंगी। इसी वजह से पर्सन ऐसा नहीं कर सकता कि सितंबर की रिटर्न अभी पेंडिंग थी और अक्टूबर की रिटर्न फाइल करना, ऑप्शन ही नहीं आएगा, पहले सितंबर की ही फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, और जो रिटर्न फाइलिंग होती है वो बिना टैक्स पेमेंट के कभी भी नहीं होती, मतलब अगर कुछ भी टैक्स पेमेंट बाकी है तो पहले वो पे करोगे तभी उसमें सबमिट का ऑप्शन जो है वो इनेबल होता है। ओके, ऑल ड्यूज रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड, ऑल ड्यूज रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड। चलो थर्ड, और क्या है, अरे वही सेक्शन 73 74 वाले लिखो स्टूडेंट। सो ऑल ड्यूज इंक्लूडिंग डिमांड, अब कोई भी ड्यू है इंक्लूडिंग द डिमांड, कौन से वाली डिमांड, विच इज अंडर सेक्शन 73 और 74। क्लियर हो गया ये बात? समझ आई सबको बात? ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का सेशन। आई होप सबको सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे हमारे पार्ट नंबर 3 में, यानी जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा उसमें ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो किसी को भी कोई भी डाउट है तो फटाफट से अपने डाउट
ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट बात आती है कि अगर हमें कभी भी पेमेंट करनी है तो उसका क्या तरीका रहेगा, दैट इज मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट। देखो स्टूडेंट, पेमेंट जब भी होगी हमारे पास दो लेजर से हो सकती है, तीसरे लेजर के लिए दो लेजर से पेमेंट होती है, यानी कि या तो हम पेमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से और या फिर हम पेमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। किसके लिए? कि भाई वो जो लाइबिलिटीज है ना, वो लाइबिलिटीज हमारी सेट ऑफ हो जाए, यही पेमेंट करते हैं हम। तो लिखो अब यहाँ पे कि दोनों लेजर से पेमेंट होगी कैसे कैसे। लिखिए स्टूडेंट्स, मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट, मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट। ठीक है, तो अब कितने तरीके के लेजर्स हमने यहाँ पर सीखे जिनसे कि हम पेमेंट कर सकते हैं। पहला हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सेकंड हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। लिखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, पहले मैं क्रेडिट लेजर लिख रही हूँ यहाँ पे, क्रेडिट लेजर, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, अब जब भी आपको क्रेडिट लेजर से पेमेंट करनी होगी तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, हम पहली बात तो कि हम इस क्रेडिट लेजर से पेमेंट कर कौन सी सकते हैं। क्रेडिट लेजर में क्या आया हुआ होता है, क्या क्रेडिट हुआ हुआ होता है, आईटीसी, इट मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझना, अगर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कौन सा हमारा पार्ट होता है, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको सिर्फ टैक्स की पेमेंट करनी है, देखो हमें कितने तरीके की पेमेंट करनी होती है, टिप्सो की पेमेंट करनी होती है, ठीक है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर अमाउंट। सिर्फ टैक्स की पेमेंट के लिए यू कैन यूज द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। रीजन, क्योंकि इसमें कैश डिपॉजिट नहीं हुआ, इसमें कोई मनी डिपॉजिट नहीं हुई, इसमें टैक्स जो है वो क्रेडिट हुआ है। समझे मेरी बात? समझ आई स्टूडेंट? So whenever you are going to make the payment to the electronic credit ledger, you can use it only and only against the ITC payment. आप उसको और किसी भी पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। लिखिए यहाँ पर थ्रू डेबिट ऑफ क्रेडिट लेजर, थ्रू मतलब इसको आप कैसे करोगे, हमें उस लेजर को डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट मतलब अब वो माइनस होगा, कम होगा। सो थ्रू डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, थ्रू debit of electronic credit ledger of the taxpayer, of the taxpayer, of the taxpayer। अच्छा, ये होता कहाँ पर है? अब जैसे पेटीएम वॉलेट पेटीएम पे होता है, फोन पे वॉलेट फोन पे होता है, तो ये होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्टल पर, और कहीं ये शो नहीं होता। ठीक है, सो थ्रू द डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द टैक्सपेयर विच इज मेंटेन्ड ऑन द कॉमन पोर्टल, मेंटेन ऑन द कॉमन पोर्टल। अब होती है नेक्स्ट बात कि इससे पेमेंट कौन सी करी जाएगी। तो स्टूडेंट ओनली द टैक्स कैन बी पेड फ्रॉम दिस पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ आप टैक्स पे कर सकते हो और कोई पेमेंट नहीं कर सकते, ओनली टैक्स कैन बी पेड। ठीक है, और कोई भी पेमेंट नहीं होगी यहाँ से। नेक्स्ट आता है मैम फिर कैश लेजर से क्या करें। अरे भाई जितनी भी पेमेंट्स करनी है सब कर सकते हो कैश लेजर से। कैश लेजर के केस में देयर इज नो पॉइंट कि आप ये पेमेंट कर लो, वो करो, ये ना करो, वो ना करो। ठीक है, सो वी कैन डू एनी काइंड ऑफ पेमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखो, सो पेमेंट कैन बी मेड, पेमेंट कैन बी मेड। अब जब हम पेमेंट करेंगे तो होता कैसे है स्टूडेंट्स, कि एक तरीके से वो जो कैश उसमें हमने डिपॉजिट करवाया था वो निकालना पड़ेगा। सो पेमेंट कैन बी मेड इन कैश। अब मैम निकालना पड़ेगा मतलब किसी एटीएम से? नहीं नहीं स्टूडेंट, इस कैश लेजर को डेबिट करके, बाय डेबिट ऑफ, बाय डेबिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, बाय डेबिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर of the taxpayer, of the taxpayer, जो कहां पर मेंटेन होता है, सो मेंटेन्ड ऑन, maintained on the common portal, maintained on the common portal। क्लियर? अच्छा, यहां से कौन सी पेमेंट कर सकते हो, तो यहाँ से आप पूरी टिप्सो की पेमेंट कर सकते हो। और यहां से कौन सी पेमेंट करते हो, सिर्फ और सिर्फ टी की पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, पूरी टिप्सो की पेमेंट हो सकती है, टैक्स की भी हो सकती है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से स्टूडेंट्स आप सिर्फ और सिर्फ किसकी पेमेंट करोगे, टी की, यानी कि टैक्स की पेमेंट कर पाओगे। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, चलो, आई होप सबने ये लिख लिया होगा।
नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है, द नेक्स्ट पेज वी हैव इज, यस, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना नोट्स बना के, यस। चलिए, तो अब नेक्स्ट आता है कि हमने बात करी कि भाई चलो ठीक है, हमारे पास ना 3 तरीके के लेजर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और अब आगे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो अब हम पढ़ते हैं ई लेजर्स और ई रजिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा और फर्दर। ई लेजर्स या रजिस्टर्स, व्हाई आई एम सेइंग रजिस्टर्स, बिकॉज देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर इन दिस पॉइंट, ई लेजर्स और रजिस्टर, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जो कैश लेजर है उससे क्या क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आप जितना भी कैश, अब बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो, एक बार मेरी तो स्क्रीन पे देख लो, जितना भी स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग, आप जितना भी कैश डिपॉजिट करवाने वाले हो, ठीक है, एक तो वो रिफ्लेक्ट होगा, सेकंड मैम और क्या क्या यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, तो कैश रिफ्लेक्ट होगा, साथ में जो हमारा टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट होता है वो भी यहीं पर रिफ्लेक्ट होगा। क्यों, क्रेडिट लेजर में आईटीसी जाता है, जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ, जो हमारा टैक्स कलेक्ट हुआ, टीडीएस टीसीएस हमारा हुआ है सेक्शन 51 सेक्शन 52 वाला, वो क्रेडिट लेजर में कभी नहीं जाता, वो जाता है कैश लेजर में। समझ आई बात मेरी? Credit ledger is basically just for the input tax credit, not for any other kind of taxes we have adjusted. Clear students? Okay, चलो ग्रेट। लिखिए फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो ये क्या क्या दिखाएगा, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ आता है, इसको पॉइंट नंबर ए बना लेना। ए पॉइंट आता है, इट विल रिफ्लेक्ट ऑल डिपॉजिट्स मेड इन कैश, इट विल रिफ्लेक्ट all deposits made in cash, all deposits made in cash, ठीक है। और साथ में एंड टीडीएस और टीसीएस, टीडीएस और टीसीएस मेड ऑन अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर, मेड ऑन अकाउंट ऑफ, मेड ऑन अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर, ठीक है। अब मैक्सिमम बच्चे पेपर में जाके गलती करते हैं, यार मैम ने बताया था टैक्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट जाता है। टीडीएस और टीसीएस का मतलब ही ये होता है कि पहले कोई आपका टैक्स जाके जमा करवा रहा है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, तो वो शो होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। चलो पॉइंट नंबर बी, इस लेजर को यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो, मैंने कहा पूरे टिप्सो के लिए कर सकते हो, तो लिखो दिस लेजर, दिस लेजर कैन बी यूज्ड, can be used for making any payment, for making any payment। अब any payment को हाईलाइट कर लो, बॉक्स में डाल लो कि भाई कोई सी भी पेमेंट। अब कोई सी भी पेमेंट का मतलब है ये मेमोरी टेक्निक है, पेपर में मत लिख कर आना, अपनी मेमोरी टेक्निक किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। टिफो, टिफो दैट इज टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी अदर अमाउंट, इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं होती, ठीक है। सो इसका मैं मतलब भी लिख देती हूँ आपको आगे, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स P for tax, I for interest, P for penalty, tip 4, F for fees, O for other amount. ओके, सो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है। आइए, नोट्स सब आई होप बना रहे होंगे, किसी को भी कोई भी डाउट्स है नोट्स में, अगर कुछ भी है स्टूडेंट नहीं लिखा साथ में तो प्लीज मुझे फटाफट से बताते रहना, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास बात आ रही है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की। किसकी बात करने वाले हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की। आइए लिखते हैं, सो दिस इज नाउ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, just wait it out। ओके, लिखिए स्टूडेंट्स, आइए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अच्छा, क्रेडिट लेजर में क्या क्या क्रेडिट होता है जरा बताएगा कोई स्टूडेंट मुझे, क्रेडिट लेजर में क्या क्या क्रेडिट होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट होता है, ठीक है। सो इट विल रिफ्लेक्ट, इट विल रिफ्लेक्ट, पॉइंट नंबर ए, इट विल रिफ्लेक्ट, ये सेकंड लिख लेना, क्या रिफ्लेक्ट करता है वो, आईटीसी रिफ्लेक्ट करता है, इट विल रिफ्लेक्ट आईटीसी। अच्छा मैम आईटीसी कौन से वाला आईटीसी, मतलब कि जो हमने असेस करके बताया था, हाँ जो हमने असेस करके बताया था, देखो अब मेरी बात यहाँ पर, जो हमारे सप्लायर ने बताया है कि देखो चिंतामणि आया था मुझे 10,000 रुपए का जीएसटी देके गया,
वो उसने बताया है, तो वो शो होगा GSTR 2A में सप्लाईज और 2B में ITC। जो हम बता रहे हैं कि देखो हमारा इतना ITC बनता है ऑन अ मंथली बेसिस, तो वो होता है सेल्फ असेस्ड ITC। वो किसमें शो होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। समझ आई बात? दोनों में डिफरेंस समझना स्टूडेंट। एक तो है किसी और ने हमारे लिए बताया है, दैट विल बी रिफ्लेक्ट इन द GSTR 2B। ओके, सो इट विल रिफ्लेक्ट ITC एज सेल्फ असेस्ड, जो खुद से हमने असेसमेंट करके बताया, हमारी भी तो बात सुन रहे हैं वो, एज सेल्फ असेस्ड इन मंथली रिटर्न्स। इन मंथली रिटर्न हमने रिटर्न फाइल करी, हमने उसमें बता दिया कि देखो हमारा इतना ITC बनता है, एंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड ऑन प्रोविजनल बेसिस। अच्छा, आपने सुना होगा ना कि हमारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, जब क्लास 12 का भी रिजल्ट नहीं आया होता, वी वांट टू टेक एडमिशन इन द फाउंडेशन, तो हम क्या प्रोविजनल बेसिस पे वो हमें रजिस्ट्रेशन दे देते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, आपने सुनी होगी ये बात पक्का। तो प्रोविजनल बेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोविजनल बेसिस का मतलब होता है कि भाई ठीक है, जब तक आपका 12th का रिजल्ट नहीं आ रहा, वी आर प्रोवाइडिंग यू एडमिशन ऑन द प्रोविजनल बेसिस। कल को देख लेंगे ना, अब क्या रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब ये भी यही कह रहा है कि तुम हमें कह रहे हो तो हम तुम्हें प्रोविजनल बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को क्रेडिट कर रहे हैं, कल को तुम्हारा जो सप्लायर बताएगा वो एक्चुअल रहेगा, ठीक है। सो दे क्रेडिटेड ऑन प्रोविजनल बेसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर, ठीक है, कि भाई प्रोविजनल बेसिस पर वो क्रेडिट हुआ है। पॉइंट नंबर बी इज द क्रेडिट। अब ये यूज किसके लिए हो सकता है स्टूडेंट? सो कैन बी यूज्ड for making payment towards tax only, टैक्स को कैपिटल में लिख लेना, जो माइंड पे आपके फिर से रिफ्लेक्ट करे वो, ठीक है। थर्ड पॉइंट अब बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स अब हमारा कौन सा रह गया मैम? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। वेरी गुड, चलो फिर लिखो उसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ठीक है। सो अच्छा स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं, हमारे डायरेक्ट टैक्स के जो टेस्ट पेपर मैंने आपको बोले थे कि आपकी जुलाई एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, वो टेस्ट भी बहुत जल्दी विद इन 1 to 2 डेज स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिसको भी वो ज्वाइन करना हो, आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। साथ ही साथ में जिन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर टेस्ट ज्वाइन करना है, तो उनके लिए भी टेस्ट सीरीज ओपन होने वाली है, वो भी सेम विद इन 1 to 2 डेज ज्वाइन कर लेना। उसमें रहेगा कैसा, आपके हर चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, साथ ही साथ टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए आपके पास स्टूडेंट्स, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए भी आपको पता होगा MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। डू यू नो ऑल दिस थिंग? आप सबको पता होगा ना, MCQ पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो MCQ के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हो, मतलब आपकी बहुत ही एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, बट यू हैव टू डू इट, जैसे आप IDT में भी करते हो। आपको टेस्ट प्रोवाइड होगा, आप क्लिक करोगे, वहीं आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव टेस्ट भी है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी, DT का भी, IDT का भी, ओके। IDT की क्लासेस जिन भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन की हुई है, IDT के टेस्ट आपके साथ में अभी स्टार्ट हो जाएंगे। DT और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए यू कैन ज्वाइन दैट। चलो, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, बात आई ये होता क्या है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर जो है ना, ये हमारी लायबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। क्या रिफ्लेक्ट करता है? लायबिलिटीज को, कि भाई हमें कहाँ कहाँ पेमेंट्स करनी है। अब बात आई मैम ये कौन सी लायबिलिटी करेगा स्टूडेंट? टोटल लायबिलिटी, कि भाई देखो आपको टोटल इतना टैक्स देना, इतना इंटरेस्ट, इतनी पेनल्टी, इतनी फीस, इतना अदर अमाउंट। सो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर विल रिफ्लेक्ट the total tax liability of a taxpayer, the total tax liability of a taxpayer आफ्टर नेटिंग। अब आफ्टर नेटिंग का क्या मतलब है? मतलब स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, एक मिनट लिखो फिर मैं आपको समझाती हूँ। आफ्टर नेटिंग, NETTING, आफ्टर नेटिंग फॉर द पर्टिकुलर मंथ, अभी आफ्टर नेटिंग क्या हुआ, तो देखो हम ये कह रहे हैं कि हमने 10,000 रुपए की पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को, हमने अपने जो कस्टमर है उससे 10,000 रुपए चार्ज करा है, मतलब मेरा टैक्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है, माइनस मैंने कहा मैं 5,000 रुपए का टैक्स देकर आई हूँ, यानी मेरे पास 5,000 रुपए का ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो 10,000 माइनस 5,000, मेरी 5,000 की जो लायबिलिटी है, नेट करने के बाद, नेट मतलब सारा बाकी कुछ माइनस करने के बाद,
वो शो होगी लाइबिलिटी रजिस्टर में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स, समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये थे हमारे पास तीनों रजिस्टर्स। अब बात आती है कि मैम ये बार बार ना आप बोल रहे हो इंटरेस्ट इंटरेस्ट, टिप्सो में इंटरेस्ट, बात तो सही है। तो ये इंटरेस्ट जो है वो लगता कैसे है, मतलब कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, जानना चाहते हो? आइए स्टूडेंट्स फिर लिखते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट रहता है। पहली बात तो इंटरेस्ट कब लगता है, एक होता है इंटरेस्ट, एक होती है फीस। इंटरेस्ट हमेशा अमाउंट पे लगता है, मतलब मान लो हमने टैक्स की पेमेंट करने में डिले कर दिया, 10 दिन पहले करना था 10 दिन बाद कर रहे हैं, तो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है। कभी भी, चाहे डीटी हो चाहे आईडीटी हो, इनकम टैक्स हो जीएसटी हो, अगर आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता, उस पर लेट फी लगेगी, पेनल्टी लगेगी। इंटरेस्ट इज बेसिकली ऑन अ पर्टिकुलर अमाउंट की जो आपको पे करना था। ठीक है, तो लिखे इसके बारे में। हाँ ये लिखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, कि पेमेंट करने में डिले हो गए। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। अब डिले कर दिया तो इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है 50, सेक्शन नंबर 50। सेक्शन 50 ने कहा स्टूडेंट्स कि अगर कुछ भी अनपेड अमाउंट है, मान लो 10,000 की टैक्स लाइबिलिटी थी, पर्सन ने 8,000 रुपए पे कर दिए, 2,000 नहीं करे, तो 2,000 का अनपेड अमाउंट है ना, तो अनपेड अमाउंट पर ये इंटरेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, कितना रेट लगता है आपको, आपको क्या लगता है क्या रेट होगा, बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? एक रैंडम सा कुछ भी बोल दो, कुछ भी मैसेज कर दो कि हाँ इतना रेट लगता होगा, बताइए क्या लगता है, कुछ भी एक पर्टिकुलर रैंडम पॉइंट। 10%, ओके, है तो 10, बस उस 10 की जीरो के नीचे ना एक जीरो और है, दैट इज द रेट इज 18%। ठीक है, लिखिए स्टूडेंट्स फिर, इफ ए पर्सन पेज, if person pays the unpaid amount, if person pays the unpaid amount later, so in that case student interest rate जो लगता है, interest rate is 18%। 18% पर मंथ और पर एनम, अरे भाई पर एनम, अदरवाइज तो लोग क्या ही करेंगे अगर पर मंथ हो गया तो। ठीक है, समझ आई स्टूडेंट्स बात? यस, सो इफ पर्सन पेज द अनपेड अमाउंट, अच्छा हाँ इसके साथ साथ अनपेड अमाउंट के साथ लिख लेंगे अगर खुद चला गया पे करने के लिए, ठीक है, उसने भी नेटिंग वगैरह कुछ नहीं करी, खुद ही चला गया कि भाई ये मेरा जो अमाउंट है ये मैंने दिया नहीं था, आप ये अमाउंट ले लो। ठीक है, सो ऑन हिज ओन, लिख लेना ऑन हिज ओन, खुद से गया है। ओके, सो दिस इज द पॉइंट, दैट इज ऑन हिज ओन, खुद से गया है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अगर वो नेट कैश लाइबिलिटी पे दे रहा है तो क्या रहेगा, आइए स्टूडेंट्स वो भी लिखते हैं। अगेन दिस इज द सेक्शन नंबर 50, इंटरेस्ट का सारा पॉइंट सेक्शन 50 ही है। ठीक है, सो इंटरेस्ट पेबल ऑन द नेट कैश लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेस। देखो पहले वाले में वो खुद चला गया, उसने कुछ नहीं देखा, कहता जी 10,000 का पेमेंट था, 8,000 दिए, 2,000 रुपए पे 18% पर एनम का टैक्स ले लो, सॉरी इंटरेस्ट ले लो। यहाँ पे उसकी नेट कैश लाइबिलिटी निकाली, अब पता चला उसकी 3B वगैरह देखकर इतना अमाउंट अनपेड है अभी भी। ठीक है, लिखें, आइए, सो इंटरेस्ट पेबल ऑन द नेट कैश लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेस। अगेन दिस इज सेक्शन नंबर 50। ओके, कितना, अब उसके पहली बात आती है इंटरेस्ट बनता कितना है, तो आइए स्टूडेंट्स लिखते हैं कि इंटरेस्ट बनता कितना है। ये तो पता चल गया कि उसने कहा भाई ठीक है खुद से देने गया था, 18% का रेट लग गया है। अब है कि बनता किस अमाउंट पर है, लिखो फिर यहाँ पे टैक्स पेड। अब इसका ये टैक्स जो है स्टूडेंट्स, सॉरी पहले एक लाइन लिखो ऊपर, ठीक है, पहले लिखो इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, ये वाला है कौन सा कि हमने डिक्लेयर करी है अपनी वैल्यू, जीएसटीआर 3 भी ढंग से फाइल करी है, उसकी नेट कैश लाइबिलिटी निकाल के बताया कि देखो इतना इतना हमारा टैक्स अमाउंट बन रहा है। सो इंटरेस्ट पेबल ऑन द टैक्स डिक्लेयर्ड, ऑन द टैक्स डिक्लेयर्ड and paid in GSTR 3B and paid in GSTR 3B आफ्टर ड्यू डेट। अब इसका मतलब क्या है, आइए स्टूडेंट समझते हैं। देखो क्या होता है,
जब भी हम 3B या हमारी कोई भी रिटर्न फाइल करने जाते हैं, 3B का मतलब एक समरी रिटर्न जिसमें आउटवर्ड इनवर्ड सब सप्लाईज लिख दी और बता दिया इतना टैक्स पे करना बनता है। अब जब आप 3B फाइल करोगे तो उसका ऑप्शन ही इनेबल नहीं होता टिल द पॉइंट आपने सारा टैक्स पे कर दिया। वहां पर शो हुआ 10,000 रुपए पे करने हैं। अब उसने क्या किया, वो उस टैक्स पे इंटरेस्ट देगा जो कि उसकी 3B में शो हुआ है कि देखो मुझे इतना पे करना है। ठीक है, रेट क्या लगेगा, तो रेट तो सेम ही है। यहाँ पर बात आ गई कि किस टाइम पर कर रहा है, नेट कैश लाइबिलिटी पर कर रहा है जब 3B में डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैम ये करेगा कैसे पे, देखो स्टूडेंट्स मैंने बोला वर्ड नेट यानी आईटीसी सारा यूज हो चुका है, तो पेमेंट तो कैश लेजर के थ्रू ही होगी। बात समझे, यहाँ पे ऑलरेडी जो है आईटीसी यूज हो चुका, तभी तो नेट लाइबिलिटी निकली ना। क्लियर, लिखो स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे बात आई पहला, अच्छा हाँ वैसे जब उसने, अब देखो ये किसके थ्रू पे होगा, कैश लेजर के थ्रू, लेकिन ये पेमेंट चलती चलती कैसे होगी, तो आओ देखो सबसे पहले क्या रहा होगा यहाँ पर। द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी हैव हियर इज कि उसने जितना भी उसका टैक्स था ना वो क्रेडिट लेजर के थ्रू पे कर दिया होगा, मतलब आईटीसी सारा उसने अपना सेट ऑफ कर लिया। तो टैक्स पेड थ्रू क्रेडिट लेजर, टैक्स पेड थ्रू क्रेडिट लेजर, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगी, वो जो टॉप मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसने कहा और कैसे पेमेंट करनी है, तो अगर वो पेमेंट करना चाहता है, टैक्स पे करना चाहता है थ्रू द कैश लेजर। ठीक है, क्रेडिट लेजर सारा यूटिलाइज हो गया और पैसा बच रहा था देना था गवर्नमेंट को, तो कैश लेजर पर आ जाओ, टैक्स पेड थ्रू कैश लेजर। ओके, अब ये पेमेंट भी कर ली। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, अब बात आ गई कि मैम इसमें से ना इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा, क्रेडिट लेजर पे नहीं लगेगा, वो तो ऑलरेडी उसमें था ना, हम ले लेते वहां से, लगेगा कैश वाले अमाउंट पे, जितना कैश लेजर के थ्रू उसने अनपेड अमाउंट पे करा है अब। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इंटरेस्ट एप्लीकेबल, इंटरेस्ट एप्लीकेबल ओनली ऑन, सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन द कैश पोर्शन ऑफ टैक्स, कैश पोर्शन ऑफ टैक्स। अब इसका एक बार मतलब समझते हैं। देखो क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी लिख लेना, एक बार समझो। उसको 10,000 की पेमेंट करनी थी, पता चला जीएसटी या 3B में कि उसने अभी तक पेमेंट नहीं करी, पेमेंट नहीं करी, उसने देखा मेरे पास ना 5,000 रुपए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े हैं, साथ के साथ डेबिट कर दिया। ठीक है, हो गया डेबिट। फिर उसने देखा 5,000 और पे करने, उसने कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट किया। इंटरेस्ट किस पे लगना चाहिए, ये जो क्रेडिट वाला पॉइंट है ये एक तरीके से गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जा चुका है, वो तो बस वहां पे सिर्फ शो हो रहा है नाम को, ऑलरेडी सप्लायर ने गवर्नमेंट को दे दिया ना, तो इस पर इंटरेस्ट नहीं लगता। इंटरेस्ट लगेगा उसकी जो लाइबिलिटी पता चली कि 10,000 रुपए अभी तक पे नहीं कर रहे थे, चलो यार 5,000 रुपए क्रेडिट लेजर से ले लो, लाइबिलिटी जो राइज होगी वो इस पर होगी, इंटरेस्ट इस अमाउंट पे लगेगा जो कि कैश के थ्रू गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रीजन बिंग क्रेडिट लेजर वाला अमाउंट ऑलरेडी गवर्नमेंट को सप्लायर दे चुका है, तभी वो वहां पे उसने 2A 2B और क्रेडिट लेजर के सारे पॉइंट आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप सोचेंगे मैम आपने कहा था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सेल्फ असेस्ड बेसिस पर टैक्स शो होता है, बिल्कुल सही स्टूडेंट, सेल्फ असेस्ड बेसिस पर भी कहीं ना कहीं हम यही कह रहे हैं ना, हाँ हमारा आईटीसी वहां पर पहुंच चुका है, हमें पता है, तो उससे उन्होंने कहा हम इस पार्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, कैश लेजर वाले पे लगाएंगे। अब मान लो कल को पता चला कि क्रेडिट लेजर में अमाउंट जो था वो तो प्रोविजनल बेसिस पर था, उसने गलत ले रखा था, 5,000 बनते ही नहीं थे, 4,000 बनते थे, तो ये यहाँ की बात नहीं है, बुक की नहीं, प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। फिर जब वो 1,000 रुपए दोबारा कैश लेजर से पे करेगा तब उसको उस पर इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर, समझ आ गई बात। ओके, नेक्स्ट आता है, अब ये तो थी हमारे पास नेट लाइबिलिटी, अब अगर ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे कैसे कैसे इंटरेस्ट लगता होगा तो अब वो सीखते हैं स्टूडेंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज इंटरेस्ट पेबल ऑन द ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी, इंटरेस्ट पेबल on the gross tax liability, on the gross tax liability, अगेन द सेक्शन नंबर 15, भाई पूरा का पूरा इंटरेस्ट है ही सेक्शन नंबर 50 में, सेक्शन नंबर 15। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी पहले क्या होगा, टैक्स पे हो जाएगा थ्रू द क्रेडिट लेजर। ठीक है, उसको पता चला भाई इतनी उसकी ग्रॉस लाइबिलिटी है, ठीक है, टैक्स पे कर दो थ्रू द क्रेडिट लेजर। उसके बाद क्या करेगा वो, यहाँ के बाद स्टूडेंट्स वो पर्सन पे करेगा अपने कैश लेजर को क्रेडिट करेगा ना, कि भाई मेरे कैश लेजर से पेमेंट करनी है, तो टैक्स पेड थ्रू कैश लेजर।
टैक्स पेड थ्रू कैश लेजर। इसके बाद क्या होगा, अब स्टूडेंट फिर पता चलेगा कि भाई उसको इंटरेस्ट लगना है, बाकी जो उसने पेमेंट नहीं करी तो ठीक है, फिर उसको इंटरेस्ट लग जाएगा। सो इंटरेस्ट एप्लीकेबल, अच्छा कौन से पे लगेगा, जो टैक्स क्रेडिट लेजर के पे थ्रू पे किया है या कैश लेजर के। देखो अगर ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी है ना, यानी आईटीसी का सेट ऑफ होना ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर ग्रॉस पे कर रहा है वो, 10,000 की लाइबिलिटी थी, आईटीसी सेट ऑफ नहीं करवा रहा अभी, तो स्टूडेंट्स उस केसेस पे चाहे अमाउंट क्रेडिट लेजर में है चाहे कैश लेजर में है, दोनों पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सो इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन द टैक्स पेड थ्रू क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर। इसका मतलब आपको याद क्या रखना है, अगर नेट टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लग रहा है, वहां पे क्वेश्चन में आ रहा है, तो इंटरेस्ट लगेगा कैश लेजर वाले अमाउंट पे। लेकिन अगर ग्रॉस पे लग रहा है, यानी आईटीसी का सेट ऑफ होना ही नहीं हो रहा, तो उसके केस में क्रेडिट और कैश दोनों पे, क्रेडिट एंड कैश लेजर। क्लियर स्टूडेंट। अब आप सोचेंगे मैम वैसे ऐसा होता कब होगा कि ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ, मतलब आईटीसी तो हर कोई सेट ऑफ करवाएगा। बताओ स्टूडेंट्स, माइंड में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आईटीसी सेट ऑफ नहीं हो रहा। बताओ, ये क्वेश्चन मार्क माइंड में नहीं आ रहा क्या? बताइए बताइए, जल्दी से मैसेज कर दो। हाँ तो फिर पूछो, जल्दी से पूछो। आइए अब बताते हैं कि फिर ऐसा कौन से केस में होता है। स्टूडेंट्स मैंने अभी लिखना मत, सिर्फ समझा रही हूँ। एक होता है सेक्शन नंबर 73 और होता है सेक्शन नंबर 74। ठीक है, सेक्शन 73 एंड 74 इज बेसिकली ये होता है भाई कोई जानबूझकर गलती कर रहा है, कोई जानबूझकर फ्रॉड कर रहा है। आपको ध्यान होगा मैंने आपको ब्लॉक क्रेडिट में पढ़ाया था सेक्शन 17 क्लॉज नंबर 5 कि जब ब्लॉक क्रेडिट, हम उसका क्रेडिट ब्लॉक कर देते हैं जो पर्सन फ्रॉड की वजह से, विलफुल मिसस्टेटमेंट की वजह से अब उसको बुलाया गया कि तुम्हारा इतना टैक्स तुमने जानबूझ के कम दिया था, वो हमें पे करो, यानी उसके केस में उसको क्रेडिट ब्लॉक कर दिया। क्रेडिट ब्लॉक कर दिया तो उसका आईटीसी ब्लॉक हो गया, यानी कि उसको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे पेमेंट करनी है। समझ आ गई बात? नहीं समझ आई तो जल्दी से दोबारा पूछ लो, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है सबको? चलो ग्रेट। तो लिखो स्टूडेंट्स, उसी पेज पर लिखना, ठीक है, उसी पे यानी इसी वाले पर नीचे इंटरेस्ट पेबल। ये कौन से वाले केस में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बनेगी, जहां सेक्शन 73 74 की वजह से पेमेंट बन रही है, क्योंकि वहां का आईटीसी तो नहीं मानेंगे हम आपका। ठीक है, तो यानी जो क्रेडिट लेजर से भी पेमेंट हो रही है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। देखो इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेबल ऑन ग्रॉस लायबिलिटी, क्योंकि बेसिकली ना वहां स्टूडेंट्स क्रेडिट लेजर से पेमेंट ही नहीं होती, तो जितना क्रेडिट लेजर में अमाउंट पड़ा है वो भी उसको अपने पास से कैश के थ्रू पे करना है। ठीक है, सो इंटरेस्ट पेबल ऑन ग्रॉस लायबिलिटी, on gross liability, where returns is furnished, where returns is furnished, where sorry, returns is furnished after commencement of proceedings, after commencement of proceedings अंडर सेक्शन 73 एंड 74। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको कभी नहीं कहती इसको एक एंड मत लिखना और लिखना, क्योंकि या तो 73 में हो रही होगी या 74 में हो रही होगी। ठीक है ना, 73 इज फॉर द विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड 74 इज फॉर द फ्रॉड। अच्छा, अब मैं आपको कभी नहीं कहती कि भाई सारे के सारे सेक्शन नंबर याद कर लो, ये तो आपको पता ही है, लेकिन हाँ ये सेक्शन नंबर 73 74 जरूर याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस पे साइड में लिख भी लेना कि भाई ये तो हमको याद करना ही करना है। ओके, चलो अब बाकी हम साथ बातें स्टूडेंट सीख चुके हैं कि हमें कैसे कैसे पेमेंट करनी है, कहाँ कहाँ से पेमेंट होगी। किसी को कोई भी डाउट है इस पॉइंट में? बताओ स्टूडेंट, एनी डाउट, एनी क्वेरी? कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क। ओके ग्रेट। तो फिर अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के। नेक्स्ट पॉइंट इज अगर हमें आईटीसी ट्रांसफर करना है तो वो कैसे होगा, सेक्शन नंबर 53 के बारे में। आइए स्टूडेंट देखो, सो नाउ इट इज ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी का मतलब होता है आईजीएसटी का आईटीसी था, हमने बोला उसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है, तो होगा कैसे ट्रांसफर। ठीक है,
दिस इज सेक्शन नंबर 53 ऑफ CGST एक्ट। और अगर हमें यही सेक्शन पढ़ना हो IGST में तो सेक्शन नंबर 18 है। क्या है? सेक्शन नंबर 18। अब ध्यान से, 53 इज ऑफ द CGST एक्ट एंड 18 इज ऑफ द IGST एक्ट, उसको पलट मत देना, क्योंकि आपको पता है अदरवाइज सेक्शन 18 CGST एक्ट का हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट के खुद के चैप्टर में अलग से आ रहा था। किसके लिए हमने ये पढ़ा था वहां पे CGST में, कि जब उसको ITC अवेल करना होता है, रजिस्टर्ड से नॉन रजिस्टर्ड हो गया, ये सब बातें। ठीक है, तो लिखो स्टूडेंट। अब अगर बात है ITC है हमारे पास, पहला पॉइंट बना रही हूं मैं यहाँ पे CGST का। अब आप सोचोगे मैम CGST का ITC है तो पहली पेमेंट खुद की पेमेंट हो रही है, तो ITC ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो तो खुद के लिए यूज हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर की। तो स्टूडेंट ट्रांसफर वो किसके केस में होगा? खुद के लिए तो खुद ही है, वो ट्रांसफर होगा जब वो IGST की पेमेंट के लिए यूज होगा। तो यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ IGST, क्योंकि अपनी सिस्टर की तो वो हेल्प कर ही नहीं रहा SGST और UTGST की, तो यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ IGST। ठीक है, अब इसके केस में जब वो ट्रांसफर होता है तो होता कैसे है? अब ये देखो स्टूडेंट, जितना भी अमाउंट, देखो इसका मतलब बेसिकली है क्या, CGST के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, उसने कहा 10,000 रुपए मेरे पास पड़े हैं, IGST की पेमेंट करनी है, ट्रांसफर कर दो। इसका मतलब स्टूडेंट जितना ITC है वहां पर उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। समझे? अब यहाँ पे क्या है, दोनों अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, CGST भी और IGST भी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट, दोनों के इस पे आ गए, CGST IGST वाला, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ही एक अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। समझ आई बात? और ये प्रैक्टिकली होता है और सब कुछ कॉमन पोर्टल पर होता है। लिखो स्टूडेंट, सो अमाउंट इक्विवेलेंट टू ITC, जितना उसने यूज करा है, सो यूज्ड, ITC सो यूज्ड इज ट्रांसफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है अपने CGST के अकाउंट से अपने IGST के अकाउंट। ठीक है, कि भाई ठीक है ना, 10,000 रुपए IGST की पेमेंट करनी थी, मेरे पास पड़े, मैं तुमको ट्रांसफर कर दूंगा, तो वो ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास बात आती है, अगर ITC जो है IGST का ट्रांसफर होना है तो कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स, अगर IGST का ITC ट्रांसफर होना है तो इन द सिमिलर मैनर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है CGST के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में, SGST या UTGST तो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, लिखो इसको, ITC ऑफ IGST किस किस के लिए यूज होगा भाई? सो इट कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ CGST, यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ CGST। अच्छा, और किसके लिए यूज हो सकता है? इट कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ UTGST। ठीक है, यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ CGST, यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ UTGST, यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ UTGST। ठीक है, अब जब इन दोनों की पेमेंट हो रही है तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर होगा क्या? अब वो लिख लो, बहुत ध्यान से लिखो। सो इन दीज केसेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि जितना भी अमाउंट है, अमाउंट इक्विवेलेंट टू ITC, अमाउंट इक्विवेलेंट टू ITC, जितना भी ITC का अमाउंट है, सो यूज्ड इज ट्रांसफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप सोचोगे मैम आपने ना यहाँ पे SGST क्यों नहीं लिखा या ऑब्लिक करके क्यों नहीं लिखा? स्टूडेंट, UTGST का जो रेवेन्यू अकाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही ट्रांसफर कर रही है अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दैट्स व्हाई मैंने CGST के साथ UTGST लिखा। ठीक है, सो इट ट्रांसफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम IGST अकाउंट, इज ट्रांसफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या CG लिख सकते हो, फ्रॉम अपने IGST अकाउंट से निकालकर अपने UTGST अकाउंट या CGST अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, CGST या UTGST अकाउंट। क्लियर हो गया ये पॉइंट? फटाफट से मैसेज करो अगर क्लियर है तो। इज इट क्लियर? ग्रेट।
अब बात आती है फिर अगर वो SGST की पेमेंट के लिए है तो क्या रहेगा। तो देखो स्टूडेंट, जब वो SGST की पेमेंट करेगा ना, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब ये सब बातें आएंगी, तो लिखो यहाँ पर, तो लिख लो ITC ऑफ IGST, आपके पास वही स्पेस है तो वही लिख लेना, यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ SGST, यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ SGST। अब जब वो SGST की पेमेंट के लिए यूज होगा ना स्टूडेंट, सो अमाउंट इक्विवेलेंट, अमाउंट इक्विवेलेंट टू ITC, सो यूज्ड इज, सो यूज्ड इज ट्रांसफर्ड बाय, वो ट्रांसफर किया जाएगा। कौन ट्रांसफर करेगा? इज ट्रांसफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अपने IGST अकाउंट से, फ्रॉम IGST अकाउंट। अब उसको स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में डालना है, UTGST सेंट्रल गवर्नमेंट का ही था, तो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम IGST अकाउंट टू रिस्पेक्टिव, कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट है, टू रिस्पेक्टिव स्टेट SGST अकाउंट, SGST अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्टिव SGST अकाउंट में डाला है। ये था इसका डिफरेंस, और इसी के साथ आज हमारा ओवर होता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी वाया मैसेजेस आल्सो।